नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि कल हमने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया है और कल हमने छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन इतिहास हमने पढ़ा और वहाँ पर हमने देखा कि कैसे पूर्व पाषाण कालीन स्थल में कौन कौन से जगह आते हैं, उन जगहों से हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा हमने देखा मध्य पाषाण कालीन स्थल, इसके बाद हमने देखा उत्तर पाषाण काल, फिर उसके बाद हमने देखा था क्या नव पाषाण काल। सभी को ट्रिक से पढ़ने का कोशिश किए थे, जो चीज़ें थी उसको हमने पढ़ने का प्रयास किया था। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद आज हमको देखना है छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थल और महाभारत कालीन स्थलों के बारे में पढ़ना है। आज का थंबनेल, आज का डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा होगा। आज जो है क्लास बेस्ड होने वाली है छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थल और महाभारत कालीन स्थल। यहाँ से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, जनरली आपको व्यापम में, सीजीपीएससी में और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं छत्तीसगढ़ में, ये आपको दिखाई पड़ते हैं। तो चलो भैया, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में पढ़ना रामायण कालीन और महाभारत कालीन इतिहास। उससे पहले किसी को भी तैयारी संबंधी कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपका अचानक से जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके लिए मैथ्स रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, दूरस्थ अंचलों में बैठे हैं, तो मात्र 500 रुपये में आपको हमारे एप्लीकेशन पर संपूर्ण मैथ्स और रीजनिंग मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप परचेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो लगातार आपको हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर भी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यूट्यूब पर भी वीडियो रखे हुए हैं, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। पैसे देने की ही ज़रूरत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हैं सीजीपीएससी की तैयारी करना है, सीजी व्यापम की तैयारी करना है, तो आप हमारे साथ आ करके ऑफलाइन दुर्ग के महाराजा चौक के पास बाफना मंगलम के बाजू में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में मैं रामायण कालीन इतिहास पढ़ा हूं, उससे पहले आप सभी को थोड़ा सा मैं आद्य ऐतिहासिक कालीन इतिहास बता देना चाहता हूं। आद्य ऐतिहासिक काल अगर हम बात करें तो वास्तव में आद्य ऐतिहासिक काल जो क्या है, आपको यहां पर प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये दोनों कालों के बीच का जो संक्रमण काल है, संक्रमण काल, इसी को हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा, इस आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान हमको जो पढ़ना होता है, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं इस सेक्शन को, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। और आप सभी को प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होते हैं। याद रखिएगा इस बात को। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब हम लोग यहाँ से ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक के बाद, तो ऐतिहासिक काल को अलग अलग चरणों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे प्राचीन, मिडिवल और मॉडर्न। तो हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ें उससे पहले आप सभी को याद होना चाहिए कि प्राचीन कालीन इतिहास हम पढ़ेंगे उससे पहले हमको छत्तीसगढ़ में और भी स्थल हैं, जैसे कि रामायण कालीन, महाभारत कालीन स्थल, उनको हमको पढ़ना होगा। तो उसी के लिए हम लोग आज रामायण कालीन स्थल पढ़ने वाले हैं। चलो भैया, रामायण कालीन स्थल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को एक बात बताता हूँ। ये बात आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। हमारे यहाँ 2 शोध पुस्तकें हैं, शोध ग्रंथ, ठीक है? ठीक है भाई, लिखते हैं। चलो, शोध पुस्तकें, ये 2 शोध पुस्तकें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है मन्नू लाल यदु। कौन याद रखना है? मन्नू लाल यदु।
और दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं हेमनाथ यदु। बड़े इत्मीनान के साथ चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आराम से आपको लगभग 1 महीने में आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा पढ़ा दिया जाएगा, इसी महीने में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। हेमनाथ यदु याद रखना, ये 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों की अलग अलग किताबें हैं, उन्हीं किताबों पर बेस्ड होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि इन्हीं शोध पुस्तकों के अनुसार हमारे यहाँ श्री रामचंद्र जी कितने दिनों तक रहे थे, किन किन स्थानों पर रहे थे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, मन्नूलाल यदु जी की किताब का नाम है, याद रखिएगा, इनकी किताब का क्या नाम है? इनकी किताब का नाम है दंडकारण्य रामायण। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, दंडकारण्य रामायण नाम है इनकी किताब का। रामायण, दंडकारण्य रामायण नाम है इनकी किताब का। जबकि अगर हेमनाथ यदु जी की किताब की बात करें तो इनकी किताब का नाम है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, ये इनकी किताब है। दोनों की अपनी अलग अलग शोध पुस्तकें हैं और इन्हीं शोध पुस्तकों के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास काल में, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था, उस वनवास में आपको पता है टोटल 14 वर्ष का था। उसमें से भगवान श्री रामचंद्र जी ने 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए हैं, 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। इन दोनों किताबों के अनुसार छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए। याद रखना है इस बात को, अच्छे से इन बातों को दिमाग में रखिएगा। सभी किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न के रूप में आपसे टकराएंगे और उस दिन आपको इन सब का महत्व समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे ये 2 शोध पुस्तकों के बारे में, मन्नूलाल यदु जी की दंडकारण्य रामायण और हेमनाथ यदु की छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। इन्हीं किताबों के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए थे। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और हमको देखना है यहां पर क्या और कुछ चीजों के बारे में। चलिए मैं बताता हूं, आप सभी को पता है एक कहानी राजा भानुमंत के बारे में, आप सभी को पता है। हमारे यहां रायपुर के पास एक स्थान है, आप सभी को पता है, चंदखुरी। पता कि नहीं पता जी? चंदखुरी, यहीं पर माता कौशल्या का मंदिर है, ये आप लोग पढ़ते हैं। तो उससे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए राजा भानुमंत के बारे में। किसके बारे में? राजा भानुमंत के बारे में ये बात आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है कि राजा भानुमंत, कौन? राजा भानुमंत, याद रखना है। इस व्यक्ति का नाम याद रखना है, राजा भानुमंत। इनकी पुत्री का नाम क्या है? इनकी पुत्री का नाम है, याद रखिएगा, कौशल्या। क्या नाम है? कौशल्या। क्या नाम है? कौशल्या। राजा भानुमंत की पुत्री का नाम है कौशल्या, जिनका विवाह किससे होता है? विवाह किससे होता है? तो याद रखिएगा, विवाह किससे हो रहा है? राजा दशरथ से। किससे हो रहा है? राजा दशरथ से। याद रखना है, विवाह हो रहा है किससे? राजा दशरथ से। और वाल्मीकि रामायण की अगर आप बात करते हैं, वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं, वाल्मीकि रामायण, तो इसके अनुसार अगर आप बात करते हैं तो इसमें 2 कौशल का उल्लेख है। एक का नाम है उत्तर कौशल और एक का नाम है दक्षिण कौशल। इन सब बातों को याद रखना है, ये सब कहानियों में आगे काम आने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो राजा भानुमंत की बेटी है कौशल्या, इनका विवाह हो रहा है राजा दशरथ से। अयोध्या में इनका शासन चलता है, अयोध्या के ये राजा हैं राजा दशरथ, ये सभी को आपको पता है।
तो होता क्या है, भानु जो राजा भानुमंत हैं उनकी केवल क्या है, एक पुत्री है जिनका नाम है माता कौशल्या। इनका विवाह हो चुका है राजा दशरथ के साथ। अब चूंकि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई इनका पुत्र नहीं है, तो ऐसे में जो हमारे यहाँ का क्षेत्र है वो किसको मिलने वाला है, ये क्षेत्र मिलने वाला है राजा दशरथ को। किसको मिलने वाला है, राजा दशरथ को। जाहिर सी बात है, ये इनके दामाद है तो इन्हीं को मिलना था, तो इनको मिल जाता है। और राजा दशरथ के 4 बेटे थे, आप सभी को पता है कि नहीं पता है, इनके 4 बेटे हैं। ठीक है, एक सेकंड में इनको हटा दे रहा हूँ, अभी थोड़ा साइड कर दे रहा हूँ, ये कहानी में बाद में आगे आएंगे। ठीक है, इसको भी इधर साइड कर देते हैं। चलो, इनके 4 बेटे हैं, उनमें से सबसे बड़े जो ज्येष्ठ हैं उनका नाम क्या है, श्री रामचंद्र जी, फिर लक्ष्मण जी, है ना, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, यही आप लोग जानते हैं, 4 सुपुत्र हैं। इनमें से जो बड़े बेटे हैं राम जी, इनके बेटे, इनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है लव, एक का नाम है कुश। क्या है, कुश। याद रखिएगा, जब ये लव और कुश की जन्मस्थली अभी हम पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान बलौदा बाजार के तुरतुरिया में हम देखेंगे इनकी जन्मस्थली वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। ये बात आप सभी को पता ही होगा, तो अच्छे से याद रखिएगा। इसी में से ये जो छोटा पुत्र है कुश, इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को, है ना, याद रखना है, दक्षिण कौशल की राजधानी कुश स्थली थी, ऐसा आप पढ़ते हैं। तो ये पूरा फ्लो चार्ट याद रखेंगे, किस प्रकार से चीज़ें मैंने बताया है वो याद आपको रखना है। तो चलिए, जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, प्राचीन या रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, क्या कहते थे। एक प्रश्न है, कहते थे, तो याद रखना है भैया, छत्तीसगढ़ आता था दक्षिण कौशल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता था, दक्षिण कौशल के अंतर्गत आता था। याद रखिएगा, दक्षिण कौशल, पहला फैक्ट इस बात को आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखना है, दक्षिण कौशल के अंतर्गत आता था छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी अभी अभी मैंने बताया, इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी हुआ करती थी कुश स्थली। क्या, कुश स्थली इसकी राजधानी हुआ करती थी। अच्छे से याद रखना है, दक्षिण कौशल की राजधानी कुश स्थली। इस समय बस्तर को क्या कहते थे, तो माना जाता है इस समय बस्तर में दंडक नामक एक राक्षस का, एक उत्पाती का पहले प्रकोप हुआ करता था, इसलिए इस पूरे बस्तर वाले क्षेत्र को दंडक वन के नाम से या दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। दंडकारण्य कहते थे। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे, दक्षिण कौशल। इसकी राजधानी क्या थी, कुश स्थली। बस्तर को क्या कहते थे, दंडकारण्य कहते थे, दंडक नामक राक्षस के उत्पात के कारण। यहां पर आप एक शब्द देख रहे हैं कौशल। क्या देख रहे हैं, कौशल। और इसी कौशल से छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा निकल के आती है। प्राचीन भाषा, प्राचीनतम भाषा कह सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम भाषा क्या थी, तो छत्तीसगढ़ में जो भाषा बोली जाती थी वो है कोसली। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को प्राचीन समय में, याद रखना है, दक्षिण कौशल कहते थे रामायण काल के समय में, राजधानी इसकी कुश स्थली थी, बस्तर को दंडकारण्य कहते थे, प्राचीनतम भाषा कोसली थी। ये बात अपने दिमाग में, अपने जहन में अच्छे से बैठा लेंगे भैया। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आप सभी को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को बताते हैं। तो ये जो हमने देखा है कुछ देर पहले, मन्नूलाल यदु और हेमनाथ यदु की ये जो शोध पुस्तिका है, जिसके अनुसार वनवास काल के दौरान प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं, है ना, 14 वर्षों में से 10 वर्ष निवास किए थे। उनके अनुसार अब छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर आपको चीज़ों को याद
रखना है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, उसी को अब हमको देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हमको बेसिकली स्थलों के बारे में पढ़ना है, स्थलों के बारे में पढ़ना है हमको। तो चलो मैं स्थलों के बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। एक सेकंड। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपको जगहों को याद करते हुए चलना है, कहाँ पर क्या है, इन्हीं चीज़ों को आपको लिखते हुए समझते हुए चलना है। यही एग्ज़ाम के प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। मैं अभी राम वनगमन पथ में शामिल जगहों को नहीं बता रहा हूँ, अभी इसके बाद बताऊँगा। उससे पहले छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन स्थल कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा जाएगा। इस हेडिंग को आप ऐसे याद रखेंगे, रामायणकालीन स्थल। क्या याद रखेंगे? रामायणकालीन स्थल। कुछ इस प्रकार से याद रख लेना है, रामायण कालीन स्थल। ठीक है, ये ऐसा याद रखना है। अब चलिए हम लोग इसको याद करते हुए लिखते हुए चलते हैं ताकि हमको चीज़ें अच्छे से याद हो पाए। ये है मनेन्द्रगढ़ चिमरी भरतपुर जिला। अगर आप भारत का नक्शा बनाते हैं, भारत का मैप बनाते हैं आप, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हमारा प्यारा भारत देश बनता है। आप सभी को पता ही होगा, है ना, जिसमें से आपको पता होना चाहिए। यहाँ कहीं पर आपको पता है उत्तर प्रदेश यूपी है और यहाँ पर हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को अब वनवास का क्या मिला है, वनवास जाने के लिए इनको आज्ञा मिला है राजा दशरथ के द्वारा। याद रखना है कि अब उनको कहाँ भेजा जा रहा है, वनवास भेजा जा रहा है 14 साल के लिए। तो 14 साल के लिए वनवास भेजा जा रहा है, जिसमें से मन्नूलाल यदु और हेमनाथ यदु के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री रामचंद्र जी 10 साल तक रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो इस उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से आएंगे, तो उत्तर प्रदेश हमारे ऊपर में पड़ते हैं, तो वो एंटर करते हैं कहाँ से, यहाँ से, मनेन्द्रगढ़ चिमरी भरतपुर जिले से। यहाँ पर जब वो एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको दो जगह याद रखना है। एक जगह को कहते हैं सीतामढ़ी हर चौका। क्या कहते हैं? सीतामढ़ी हर चौका। सबसे पहली बात याद रखिएगा, सीतामढ़ी हर चौका नामक जगह रामायणकालीन स्थल है और ये जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्थित है। याद रखना है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। यहाँ पर याद रखिएगा, ये मवई नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? मवई नदी के तट पर है। बातों को अच्छे से समझना है। मवई नदी के तट पर स्थित है सीतामढ़ी हरचौका, जहाँ पर आपको याद रखना है भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि सीतामढ़ी हरचौका का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे चौका लिखा हुआ है और इस चौका से याद रखना है अर्थ क्या होता है, पूछा जाएगा तो कि इसे चौका से याद रखना है बेलना चौकी। क्या रखना है? बेलना चौकी। और बेलना चौकी याद हो जाएगा तो याद रखिएगा सीता माता की रसोई कहते हैं इसको। सीता माता की रसोई कहा जाता है, रसोई। और आपको याद रखना है सीता माता की रसोई के साथ साथ इस जगह को कि प्रभु श्री राम का पहला चरण कहाँ पे पढ़ा था? प्रभु श्री राम जी का पहला चरण छत्तीसगढ़ में इसी स्थान पर पड़ा था। इसी स्थान पर पड़ा था। याद रखना है सीतामढ़ी हरचौका। याद होगा क्या आपको? याद करना है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहीं पर एक और जगह जिसको आपको पता होना चाहिए। ये सीतामढ़ी हरचौका के अलावा सीतामढ़ी घाघरा। क्या?
सीतामढ़ी घाघरा नामक जगह भी यहीं पर है। जो भी रामायणकालीन स्थल है मनेंद्रगढ़, चिमेरी, भरतपुर में 2 जगह, सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी घाघरा। अच्छे से इस बात को याद रखना है। फिर हमको जाना है जिला सूरजपुर। कहाँ? सूरजपुर। सूरजपुर में हमको याद रखना है, सूरजपुर में इस बात को याद रखिएगा बड़े अच्छे से इत्मीनान के साथ चीज़ों को। सूरजपुर में हमको क्या पढ़ना है? सूरजपुर में पढ़ना है सीता लेखनी की पहाड़ी। क्या पढ़ना है? सीता लेखनी की पहाड़ी। कुदरगढ़ की पहाड़ी के पास सीता लेखनी की पहाड़ी, जिला जो है सूरजपुर। कहाँ पर? सूरजपुर में आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ था याद रखना है। यहाँ पर पूछा जाएगा माता सीता को अक्षर ज्ञान, माता सीता को अक्षर ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? अक्षर ज्ञान की प्राप्ति याद रखना है भाई सभी को। सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वनवास काल के लिए निकले हैं। मनेंद्रगढ़, चिमेरी, भरतपुर जिले के सीतामढ़ी हरचौका पर इन्होंने एंटर किया है। तो प्रभु श्री राम जी के छत्तीसगढ़ में पहले चरण कहाँ पर पड़े थे? मनेंद्रगढ़, चिमेरी, भरतपुर के सीतामढ़ी हरचौका में। यहाँ में हरचौका में से चौका को याद रखना है, बेलना चौकी। उससे याद हो जाएगा कि इसी को कहते हैं सीता माता की रसोई, जो कि मवई नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? मवई नदी के तट पर स्थित है। अच्छे से याद रखना है। और सीतामढ़ी घाघरा जो है याद रखिएगा, यहीं पर एक और जगह है जो कि रामायण कालीन स्थल है। फिर हम पहुंचे कहाँ पर? सूरजपुर जिले में पहुंचे हैं, सूरजपुर जिले में। और यहाँ पर हमने देखा है सीता लेखनी की पहाड़ी। कहा जाता है कि सीता लेखनी की पहाड़ी पर माता सीता ने कुछ लिखने का प्रयास किया था और यहीं से माता सीता को अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ है। हो सकता है पहले से माता सीता को अक्षर ज्ञान हो, पर जो शोध पुस्तकें हैं जहाँ से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। याद रखिएगा माता सीता को यहाँ पर अक्षर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा आपको याद रखना है सीता लेखनी की पहाड़ी के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। जिला आएगा सरगुजा। कौन सा जिला आएगा? सरगुजा जिला। सरगुजा जिले के बारे में याद रखिएगा। सरगुजा जिले में आपको याद रखना है रामायणकालीन स्थलों के लिए कुछ जगह, जिसको मैं यहां पर आपको लिखवाते हुए चल रहा हूं। देखिएगा, एक है सीता बेंगरा। क्या है? सीता बेंगरा। सीता बेंगरा। फिर आप पढ़ेंगे लक्ष्मण बेंगरा। फिर आपको पढ़ने को मिलेगा सीता कुंड। क्या है? सीता कुंड। ये पहले पढ़ाया हुआ है मेरी ज्योग्राफी में। इसके अलावा आपको मिलेगा किष्किंधा पर्वत। क्या? किष्किंधा पर्वत। किष्किंधा पर्वत याद रखिएगा। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता कुंड, किष्किंधा पर्वत। जिसमें से सीता कुंड को याद रखिएगा, ये जो है हाथी पोल गुफा के अंतर्गत है ना। हाथी पोल गुफा के भीतर है सीता कुंड, मैंने पहले बताया है आपको। और जिला है सरगुजा। कौन सा जिला है? सरगुजा। तो सरगुजा जिले में आपको 4 स्थान याद रखना है: सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता कुंड, किष्किंधा पर्वत। ये सभी रामायणकालीन स्थल है, याद रखना है। ये वही किष्किंधा पर्वत है जिसके बारे में आप सभी को आप कथा सुने होंगे, बाली और सुग्रीव की, दोनों भाइयों की कहानी, जिस पर बाली के दुराचार प्रवृत्ति के चलते दोनों जुड़वा भाइयों में से बाली की हत्या की गई थी, आप सभी को पता है। और सुग्रीव को किष्किंधा का उत्तराधिकारी चुना गया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्णय लिया था और अंगद को बाद में, जो कि बाली के पुत्र थे, उनको भी अपने साथ उन्होंने रखा था। याद रखिएगा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता कुंड और किष्किंधा। सीता बेंगरा के बारे में जब मैं रामगढ़ की पहाड़ी पढ़ा रहा था तो बताया था आपको। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही हमको याद रखना है यहीं पर क्या? आगे बढ़ते ही याद रखना है, ये जो है कौन सा है? ये है रायगढ़ जिला। कौन सा जिला है? रायगढ़। तो रायगढ़ में हमको याद रखना है, रायगढ़ में राम झरना। क्या रखना है? राम झरना। राम झरना नामक जगह याद रखेंगे, रामायणकालीन स्थल है, जिला है रायगढ़। क्या है? रायगढ़। तो ये रायगढ़ है भाई, रायगढ़। ये है सरगुजा और ये है मनेंद्रगढ़, चिमेरी, भरतपुर। इन जगहों को आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखते हुए चलना है। ठीक है, याद हुआ क्या? चलिए अब अगले स्लाइड में आगे की चीजों को लिखते हुए चलते हैं। देखो अगले स्लाइड में हम लोग लिखते हैं। अब आते हैं कहां पर? जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर चांपा जिले में आते हैं। ये है जांजगीर और चांपा।
याद रखना है जांजगीर चांपा जिले में क्या क्या चीज़ें याद रखना है हमको। तो सबसे पहले आपको जांजगीर चांपा जिले में याद रखना है एक जगह है खरौद। क्या है? खरौद। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक को कहते हैं खर, एक को कहते हैं औद। क्या कहते हैं? एक को खर कहते हैं, एक को औद कहते हैं। हे भाई अस्कर लगा थे क्या? अस्कर नहीं बनना है भैया, पढ़ना है, सीजी हिस्ट्री पढ़ना है ना। ये 2-3 दिन बस लगी तू मतलब शुरुआत में, फिर जब फ्लो में आबो एंशंट हिस्ट्री से आगे बढ़बो ना, सरबपुरी वंश, वाकाटक वंश, नल वंश, पांडु वंश, तो थोड़ा सा कहानी स्टोरी की तरह चलते है ना। ये थोड़ा सा जगह है मतलब याद करना पड़ी। अब जैसे ये छत्तीसगढ़ में वैसे तो पढ़ना पड़ी है कि नहीं। तो चलो टेंशन मत लो यार, चलो देखतन। खरौद, खर और औद दो नामों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ याद रखिएगा ये खर और दूषण की राजधानी थी। खर और दूषण की राजधानी। खर और दूषण की राजधानी कौन सी थी आपसे पूछा जाएगा। आपको याद रखना है खरौद, याद रखना है खर और दूषण की राजधानी हुआ करती थी खरौद। यहीं पर आपको याद रखना है क्या है, यहीं पर है अगला लाइन खरौद के बारे में याद रखना है सबरी माता का मंदिर। सबरी माता का मंदिर स्थित है, मंदिर, मंदिर खरौद में। ठीक है, ये याद रखना है खरौद के लिए। फिर याद रखना है यहीं पर एक जगह आगे लिख रहा हूं, इसको अलग कलर से लिख रहा हूं, इस जगह को कहते हैं आप लोग शिवरी नारायण। यहां पर क्या हुआ था, प्रभु श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। ये वही स्थान है। मतलब क्या है, मतलब ये है माता सबरी का आश्रम। माता सबरी का आश्रम कहाँ पर था? आश्रम था भैया शिवरी नारायण में, लेकिन मंदिर कहाँ पर है? खरौद में। दोनों बातों का अंतर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा की बात हमने कर ली। इसी के बगल में ये जगह है, ये है बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। बिलासपुर में एक रामायणकालीन गांव है, ऐसा माना जाता है, रामायणकालीन गांव माना जाता है बिलासपुर में। कोसला नामक रामायणकालीन गांव कहाँ पर है? बिलासपुर जिले में है। कहाँ पर है? बिलासपुर जिले में। अच्छे से इस बात को याद रखना है। क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो जिला हो जाएगा वो है ये बलौदाबाजार भाटापारा जिला। यहाँ पर हमको जो जगह याद रखना है उस जगह को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको कहते हैं तुरतुरिया। क्या कहते हैं? तुरतुरिया। याद रखिएगा वनवास काल के बाद जब प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या पहुंचते हैं, तो उसके बाद एक धोबी के कहने पर लगातार है ना माता सीता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। फिर आप सब ने देखा होगा कि कैसे माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। उसके बाद माता सीता का मन जो है व्याकुल हो जाता है और वो राजपाट छोड़ करके है ना जंगल में चली जाती हैं। आप सभी को पता होगा, छोड़ दिया जाता है उनको। तो वो इसी तुरतुरिया के पास जहाँ पर क्या है वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, यहीं पर वो आकर के रुकती हैं। यहीं पर क्या होता है लव और कुश का क्या होता है जन्म होता है, इसलिए लव और कुश की जन्म स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? लव और कुश की जन्म स्थली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित तुरतुरिया को। अच्छे से इस बात को आपको याद रखना है। तो खरौद में क्या है? खर और दूषण की राजधानी, सबरी माता का मंदिर। शिवरी नारायण में क्या है? प्रभु श्री राम का है ना, प्रभु श्री राम जी ने यहाँ पर क्या किए थे? माता सबरी के हाथों से जूठे बेर खाए थे। याद रखिएगा यहीं पर माता सबरी का क्या है? आश्रम है, याद रखना है। तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, जहाँ पर माता सीता ने लव और कुश को क्या दिया था? जन्म दिया था। याद रखना है माता सीता के संबंध में तुरतुरिया को। साथ ही साथ याद रखना है
कोसला नामक गांव बिलासपुर में है, जो कि रामायणकालीन गांव माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखने को मिलेगा एक और जिला जिसको आप लोग कहते हैं ये गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद के बारे में मैं इधर लिख दे रहा हूँ, याद रखना है। इसके बारे में इन तथ्यों को मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जिला गरियाबंद में आपको दिखाई देगा लोमस ऋषि का आश्रम। क्या? लोमस ऋषि का आश्रम। लोमस ऋषि का आश्रम, लोमस ऋषि का आश्रम याद रहेगा। रामायणकालीन स्थल है, जिला है गरियाबंद। माता सीता, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहाँ पर क्या किए थे? 2-4 दिन तक रुके थे, ऐसा माना जाता है। लोमस ऋषि का आश्रम है कहाँ पर? राजिम गरियाबंद में। वही राजिम जो कि महानदी पैरी और सोनपुर के संगम पर स्थित है। बातों को अच्छे से दिमाग में उतारना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। अब आगे बढ़ेंगे और आप सभी को बताता हूँ यहीं पर एक और जगह जो गरियाबंद से लगा हुआ है, ये है हमारा रायपुर। क्या है? रायपुर। रायपुर में याद रखना है आप सभी को, रायपुर के चंदखुरी में। कहाँ पर? चंदखुरी, चंद्रखुरी भी कहते हैं, चंदखुरी भी कहते हैं। याद रखना है चंद्रखुरी के पास, जो कि कौन से जिले में पड़ रहा है भैया? रायपुर जिले में। रायपुर जिले में यहाँ पर कौन थे? तो माता कौशल्या का मंदिर है। क्या है? माता कौशल्या का मंदिर है। कौशल्या का मंदिर है, जो कि पूरे भारत में एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर है। लिख लीजिएगा इस बात को, इस तथ्य को। एकमात्र मंदिर पूरे भारत में। याद रखना है प्रभु श्री राम का क्या है? ननिहाल है। ननिहाल। प्रभु श्री राम का क्या है? राम जी का, अरे बहादुरों, ममा गांव रे, ममा गांव रे। ठीक है, चंदखुरी है, माता कौशल्या के मंदिर है यहीं से, है ना। ननिहाल माने जाते ला, ममा गांव। ठीक है, यही नाम लेके तुमन हका के तो भांचा राम की थो। प्रभु श्री राम ला छत्तीसगढ़ में भांचा के पाँव परे के प्रथा है। नहीं तो छत्तीसगढ़ से बाहर जाके देखो, भांचा ला कूटा थे, ये थपड़ावा थे, है ना। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में भांचा ला पाँव परे के जो प्रथा है हमारे यहाँ, वो कर कारण का है काबर की हमारे यहाँ प्रभु श्री राम ला छत्तीसगढ़ के भांचा की थन, तो भगवान के तो पाँव परबो ना भाई, याद रखना है। और यहीं से हमारे यहाँ भांचा दान के प्रथा चलते है कि नहीं, तो याद रखना है तुम ला ये बात ला। ठीक है, चलिए अब आगे की जगहों को देखना स्टार्ट करते हैं। आगे की जगहों को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे हमने रायपुर पढ़ लिया, ये है आपका धमतरी। क्या है? धमतरी। अब धमतरी के बारे में पढ़ना है तो धमतरी में आप सभी को पता होगा एक जगह सिहावा पर्वत, और सिहावा पर्वत में याद रखिएगा श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। क्या है? श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, याद रखना है आप सभी को। श्रृंगी ऋषि के आश्रम के बारे में इस बात को आपको एक लाइन में बातों को याद रखना है। जिला है धमतरी। ठीक है, क्या इन बातों को याद रखना है। इसके अलावा ये है आपका कांकेर। क्या है? कांकेर। कांकेर आएंगे तो कांकेर में याद रखना है पंचवटी। क्या याद रखेंगे? पंचवटी। और पंचवटी कहाँ है? तो ये कांकेर जिले में पड़ता है। यहीं से क्या हुआ था? माना जाता है माता सीता का हरण हुआ था। माता सीता का हरण रावण के द्वारा किया गया था पंचवटी, ये कांकेर जिले में पड़ता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये है कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिले में यहाँ पर आपको मिलता है जटायु शिला। इसे भी कहा जाता है क्या? रामायणकालीन स्थल, जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है। कोंडागांव जिले में स्थित है, इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। कोंडागांव जिले में जटायु शिला। क्लियर है क्या? याद रखेंगे इस बात को। आपको पता ही होगा जब माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा होता है तो जटायु उसको बचाने के लिए जाता है, तब रावण उसके पंखों को काट देता है। तो जब वो पंख कट करके जटायु गिरता है तो वही आज एक शिला के रूप में, एक चट्टान के रूप में दिखाई पड़ता है कोंडागांव में, उसी को कहते हैं जटायु शिला, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये है जगदलपुर। जगदलपुर के रामपाल में एक शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर।
और जगदलपुर कहने का मतलब कहाँ है, कौन सा जिला है, बस्तर जिला। स्थान कौन सा है, जगदलपुर, जगदलपुर। यहाँ पर जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम तमिलनाडु में एक शिवलिंग बना करके पूजा किया था, उसी प्रकार से बस्तर के जगदलपुर में रामपाल नामक जगह पर एक शिवलिंग बना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आराधना किया था, पूजा किया था, ऐसा माना जाता है। रामपाल याद रखेंगे, जो कि जगदलपुर में आपको दिखाई पड़ेगा। ये है सुकमा। सुकमा में एक जगह याद रखेंगे, रामाराम, रामाराम माना जाता है। यहाँ पर मेला भी लगता है रामाराम, जो कि सुकमा जिले में है। सुकमा जिले में यहाँ पर मेला लगता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, यहीं पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भूदेवी की पूजा की थी। दक्षिण प्रदेश में प्रवेश करने से पहले, मतलब नीचे जाने से पहले छत्तीसगढ़ से, याद रखना है, भूदेवी की पूजा की थी, भूदेवी की पूजा, ऐसा माना जाता है। ये सभी जगहों को एक साथ एक सीक्वेंस में याद रखना है, इससे आपका काम बन जाएगा। मन्नूलाल यदु और हेमनाथ यदु की जो किताब है, उसके अनुसार से राम वनगमन पथ में 75 स्थलों को चुना गया है ना, जिसमें से आपको याद रखना है 51 जगहों पर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं रुके थे, ऐसा माना जाता है। राम वनगमन पथ की लंबाई जो है 2260 मीटर है, ऐसा आप पढ़ते हैं। राम वनगमन पथ की लंबाई कितनी है, 2260 मीटर। अगले वाले में मैं बता देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ राम वनगमन पथ के बारे में। राम वन गमन पथ याद रखिएगा, इसमें से लंबाई इसकी कितनी है, ये आपके लिए काम की है अभी वर्तमान में, एट प्रेजेंट में। याद रखना है कितनी है इसकी लंबाई, 2260 किलोमीटर की लंबाई हमारे यहाँ राम वनगमन पथ है, जो कि आपको यहाँ से स्टार्ट होकर के आपको सुकमा तक आपको दिखाई पड़ने वाला है। इसमें कौन कौन से जगह हैं अगर आपको मैं बताऊं तो जो हमने अभी पढ़ा है उनमें से आपको दिखाई देता है सरगुजा, मनेंद्रगढ़, चिमिरी, भरतपुर। देखिए 2 जगह मैंने लिख दिया है, एक मनेंद्रगढ़, चिमिरी, भरतपुर, सरगुजा। उसके बाद आपको क्या दिखाई पड़ता है, इसी के अंतर्गत आपको दिखाई पड़ता है ये, है ना, क्या बोला हूँ, हाँ, एक हमने देखा है क्या, रामगढ़ की पहाड़ी वाला ये, और एक मनेंद्रगढ़, चिमिरी, भरतपुर। उसके अलावा आप आएंगे तो ये शिवरी नारायण आपको दिखाई देगा, ये शिवरी नारायण आपको दिखाई देगा यहाँ पर जांजगीर चांपा में। उसके बाद आप नीचे आएंगे बलौदा बाजार में तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा तुरतुरिया। इसके नीचे आप आएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये है रायपुर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर। इसके अलावा आपको राजिम आएंगे गरियाबंद में तो यहाँ पर लोमस ऋषि का आश्रम आपको दिखाई पड़ेगा। फिर ये है सिहावा, सिंगी ऋषि का आश्रम आपको दिखाई पड़ता है। फिर आते हैं आप जगदलपुर का जगदलपुर का रामपाल, फिर सुकमा का रामाराम। तो आपको ऐसे इसको कनेक्ट करना है, ऐसे। ये राम वनगमन पथ के लिए आपको ये चरण याद रखना है। क्या क्या है, कैसे कैसे है, मैं एक बार नाम बस लिख दे रहा हूँ। इनकी विशेषताएं, इसकी खासियत मैंने बता दिया है। ये जिला है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये जिला कौन सा है, सरगुजा, रामगढ़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र। ये कौन सा है, जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा। ये बलौदा बाजार है। ये है रायपुर, ठीक है। ये गरियाबंद, ये धमतरी, ये जगदलपुर, ये सुकमा। इन जगहों को कनेक्ट किया जा रहा है राम वनगमन पथ के जरिए, जहाँ जहाँ पर प्रभु श्री राम जी जो हैं रुके थे। 75 स्थलों में से आपको याद रखना है 51 स्थलों पर प्रभु श्री राम जी जो हैं रुके हैं, यहाँ पर रुके हुए थे। 75 जगहों से है ना प्रभु श्री रामचंद्र जी गुजरे हैं, जिसमें से रुके कितनी हैं तो याद रखना है ये 51 स्थलों में रुके थे। अच्छे से आपको इस बात को बड़े ही अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका हमारे यहाँ रामायण कालीन स्थल जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर हमने ये पढ़ लिया है तो सबसे पहले अब हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है क्या, महाभारत कालीन चीज़ों को। तो महाभारत काल का इतिहास आपको बताऊं उससे पहले आप सभी को मैं बता देता हूं कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। बड़े ही जल्दी आपको ये महाभारत काल समझ में आ जाएगा।
चलिए, महाभारत काल, महाभारत कालीन स्थल। देखिए, आप डायरेक्ट पढ़ते हैं इसलिए आप कई बार क्या है चीज़ों को भूलते हैं। आपको कुछ कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए, महाभारत जो है 18 पर्वों में डिवाइडेड है, बटा हुआ है, विभाजित है। 18 पर्वों में कहने का मतलब है 18 अध्याय, समझ रहे हैं ना। 18 अध्याय में मान के चल सकते हैं आप लोग। 18 पर्व में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपको याद रखना है सबसे पहले भीष्म पर्व। भीष्म पर्व को आपको याद रखना है। इस भीष्म पर्व में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो उल्लेख है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र, सहदेव है ना। पांचों पांडवों में आपका नाम पता है कि नहीं पता है आप सभी को? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। हाँ, ये वही सहदेव है। उन्हीं सहदेव के द्वारा विजित क्षेत्र के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। और इस क्षेत्र के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है प्राक कौशल। क्या शब्द प्रयोग किया गया है? प्राक कौशल। एक बात याद रखेंगे, इसके अलावा यहीं पर आपको याद रखना है महानदी को, महानदी का जो उल्लेख है वो किसके रूप में मिलता है? चित्रोत्पला, चित्रोत्पला, चित्रोत्पला के रूप में उल्लेख मिलता है। और आप सभी को मैंने जब नदियां वाला सेक्शन पढ़ाया था ज्योग्राफी में, तो मैंने बताया था महानदी को द्वापर युग में चित्रोत्पला कहते थे। ट्रिक भी लिखवाया था, द्वाची सब स्कंद पुराण के अनुसार। ये मैंने आप सभी को बताया था। तो देखिए, इसीलिए मैंने कहा था, चूंकि महाभारत कालीन इतिहास है, मतलब कब का इतिहास है? द्वापर। आप सभी को पता है रामायण कालीन इतिहास हम लोग देखते हैं, वो जो युग की बात करते हैं वो त्रेता युग की बात है, लेकिन जब महाभारत की बात आती है तो द्वापर युग की बात हम लोग देखते हैं। तो भीष्म पर्व, छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है भीष्म पर्व में, छत्तीसगढ़ का उल्लेख सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र प्राक कौशल के रूप में मिलता है, जबकि महानदी का उल्लेख जो है इसी समय चित्रोत्पला के रूप में मिलता है। ये बात आप जानते हैं। 18 पर्वों में से एक भीष्म पर्व की मैं बात आपको अभी बता रहा हूँ। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। आगे भी आपको चीज़ों को कनेक्ट करवाऊंगा ना। इसके अलावा यहीं पर एक और पर्व है, एक और पर्व है जिसको कहते हैं सभा पर्व। क्या कहते हैं? सभा पर्व। इस सभा पर्व में क्या है? इस सभा पर्व में छत्तीसगढ़ के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसको कहते हैं कौशल। क्या कहते हैं? कौशल। अच्छे से याद रखना है। क्या कहते हैं? कौशल। याद रखिएगा। इसीलिए यही कारण है कि आप सब क्या कहते हैं, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? तो आप कहते हैं छत्तीसगढ़ को कहते थे सर महाभारत काल में क्या कहते थे जी? ठीक है, प्राक कौशल या कौशल। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भीष्म पर्व में विजित क्षेत्र के रूप में सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र के रूप में प्राक कौशल कहा गया है, जबकि सभा पर्व में इसी क्षेत्र को कौशल कहा गया है। इसी समय बस्तर को क्या कहते थे? तो बस्तर को कहा जाता था कांतार। क्या कहते थे? कांतार। और सरगुजा क्षेत्र को इसी समय में क्या कहते थे? डांडौर कहते थे। क्या कहते थे? डांडौर। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा द्वापर युग में सरगुजा का नाम क्या था? डांडौर। याद रखना है, प्राचीन समय में सरगुजा का क्या नाम था? डांडौर। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी प्रश्न अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा पंडित लोचन प्रसाद पांडे, नाम याद रखिएगा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार महाभारत के वन पर्व में ऋषभ तीर्थ का उल्लेख है। ऋषभ तीर्थ का
उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऋषभ तीर्थ का मतलब क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे गुंजी दमऊ दरहा, जिसको हम लोग महाभारत काल में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये कहाँ से आया ये सोर्स, तो ये सोर्स है पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार महाभारत के वन पर्व में। समझ रहे हो, एक और पर्व का नाम आया है, 3 पर्व हमने देख लिया। एक हमने देखा है क्या, सभा पर्व, एक हमने देखा है क्या, देखा है हमने भीष्म पर्व, तीसरा हम देख रहे हैं वन पर्व। इस वन पर्व में ऋषभ तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसकी तुलना अभी हमारे यहाँ गुंजी दमोदरहा से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए भैया, अब मैं जगहों को बताना स्टार्ट करता हूँ, उन्हीं के बारे में जानते हैं, वहीं से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। एक बार में एक साथ चीज़ों को मैं बताते हुए चल रहा हूँ, आपको याद रखना है, बस थोड़ी ही देर में आपका महाभारत काल भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये बिलासपुर है, और इस बिलासपुर में याद रखिएगा रतनपुर, रतनपुर, जिसको महाभारत काल में क्या कहते थे, मणिपुर कहते थे। क्या कहते थे, मणिपुर कहते थे। ठीक है, मणिपुर कहते थे, याद रखना है। रतनपुर को अच्छे से याद रखना है इस बात को। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, याद रखना है ये मोरध्वज, मोरध्वज और उसके बेटे, मोरध्वज और उसके बेटे ताम्रध्वज की राजधानी हुआ करती थी, ताम्रध्वज की राजधानी। ठीक है, तो ये रतनपुर के बारे में याद रखना है। महाभारत कालीन स्थल है ना, मणिपुर इसका प्राचीन नाम है, महाभारत काल में इसको मणिपुर कहते थे, रतनपुर को। ये मोरध्वज एवं उसके बेटे ताम्रध्वज की राजधानी हुआ करती थी, याद रखना है। फिर आते हैं कहाँ पर, आ जाते हैं हम लोग, ये है रायपुर, है ना, रायपुर, रायपुर आ जाते हैं। रायपुर में देखते हैं आरंग, नाम सुने हो आरंग, आरंग, आरंग को महाभारत काल में क्या कहते थे, भांडेर कहते थे। क्या कहते थे, भांडेर कहते थे भैया। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ महाभारत कालीन नाम है, याद रखिएगा अच्छे से। यहीं पर याद रखना है मोरध्वज, मोरध्वज से संबंधित स्थल, से संबंधित स्थल। एक कहानी आप सभी को पता ही होगा, है कि नहीं, कि जिस समय महाभारत काल में आप एक बात जानते होंगे, जब महाभारत का युद्ध जो है कंप्लीट होता है, युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर कहते हैं कि अब एक हम क्या करवाएंगे, एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाएंगे, अश्वमेध यज्ञ होगा। अश्वमेध यज्ञ के चलते जहाँ तक वो अश्व है ना, जो यज्ञ का घोड़ा है, जहाँ तक दौड़ता था वो पूरा क्षेत्र राजा के अंतर्गत आ जाता था। उस समय अश्वमेध यज्ञ किया गया युधिष्ठिर के द्वारा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद, तो वो जो घोड़ा था वो दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते वो इसी क्षेत्र में आ गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो ताम्रध्वज है, मोरध्वज का जो पुत्र है, बड़े मिन्नतों से बड़े दिनों के बाद पैदा हुआ है। इस बात को बड़े अच्छे से याद रखना है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इस क्षेत्र में ये जो ताम्रध्वज है, ये अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक लेता है। रोकने के पश्चात अर्जुन के साथ इसका युद्ध होता है, क्योंकि अर्जुन युधिष्ठिर का ही भाई है। उन्होंने छोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, उसको इसने रोक लिया है, तो युद्ध होता है। लेकिन युद्ध में जो है अर्जुन परास्त होते हैं, मूर्छित होते हैं। उसके बाद जब श्री कृष्ण जी के साथ वो है ना बात करते हैं, तो पता चलता है कि ताम्रध्वज भी जो है अर्जुन की तरह ही श्री कृष्ण का भक्त है। इसलिए वो जो है उसके अंदर इतनी शक्ति है और वो इतना पराक्रमी है और मेहनती भी है। ये सब बातें उसको पता चलता है। फिर बोलते हैं कि ये जो मोरध्वज है बहुत अच्छे राजा हैं, दानी राजा हैं, ये बात पता चलता है। तो अर्जुन, श्री कृष्ण और यम को सिंह का रूप देते हैं, शेर का रूप, और दोनों साधु के रूप में पहुंच जाते हैं कहाँ, मोरध्वज के पास, और जाते हैं, कहते हैं कि राजा साहब हमको भूख लगा है, हमको खाना खिलाया जाए। खाना खिलाने की बात करते हैं तो राजा साहब कहते हैं कि ठीक है भाई, आप खाना चाहते हैं तो क्या खाना चाहते हैं। तो साधु लोग तो अपने लिए भोजन मांग लेते हैं, लेकिन शेर के लिए क्या चाहिए, मांस चाहिए। ऐसे में होता क्या है कि वो कहते हैं कि हमको मांस तो चाहिए, लेकिन आपके बच्चे का, मतलब ताम्रध्वज का हमको मांस चाहिए। ऐसे में मोरध्वज जो है ताम्रध्वज को आरा से काटते हैं और 2 बराबर भागों में काट करके शेर को खिला देते हैं। इस दानशीलता से सब प्रसन्न होते हैं, वापस ताम्रध्वज को जीवित किया जाता है। ऐसी कहानियां चलती है। आरे से काटने के कारण इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ा था, ऐसा कहा जाता है। याद रखना है, जिसको महाभारत काल में भांडेर कहते थे, ये भी मोरध्वज से संबंधित क्षेत्र है। याद रखिएगा, सभी बातों को आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ। आगे याद रखना है, ये है महासमुंद।
महासमुंद में 2 जगह याद रखना है। एक जगह क्या है, सिरपुर, क्या है, सिरपुर, जिसको क्या कहते थे प्राचीन समय में, प्राचीन समय में कहते थे भैया चित्रांगदपुर, क्या कहते थे, चित्रांगदपुर, चित्रांगदपुर कहते थे, याद रखना है। और इस चित्रांगदपुर के बारे में क्या याद रखना है आप सभी को, ये अर्जुन पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी हुआ करती थी, राजधानी कैपिटल, बभ्रुवाहन की राजधानी हुआ करती थी। याद रखना है आप सभी को अच्छे से। आगे बढ़ेंगे और याद रखेंगे, यहीं पर सिरपुर में एक जगह है जिसको कहते हैं खल्लारी, क्या कहते हैं, खल्लारी, आपने नाम सुना होगा। इसको महाभारत काल में कहते थे खल वाटिका, क्या कहते थे, खल वाटिका, अच्छे से याद रखना है, इसको खल वाटिका कहा जाता था। यहीं पर दुर्योधन ने क्या किया था, दुर्योधन ने बनवाया था लाछागृह, क्या बनवाया था, लाछागृह, 5 पांडवों को मरवाने के लिए लाख का महल बनवाया था, जिसमें उनको मारने का प्रयास किया गया था। आप सभी को पता है महाभारत की कहानी, याद रखना है लाछागृह। यहीं पर है भीमखो, क्या है, भीमखो, और भीमखो वास्तव में क्या है ना, भीम जी के पद चिन्हों को कहा जाता है भीमखो। तो ये महासमुंद जिले में पड़ते हैं दोनों, याद रखना है, महासमुंद में है, महासमुंद जिले में है, सिरपुर भी और खल्लारी भी, दोनों बातों को, इन सब बातों को एक साथ याद रखना है। तो हमने क्या क्या देख लिया, रतनपुर, सिरपुर, आरंग, खल्लारी। अब अभी अभी आपको मैंने बताया था पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार महाभारत के वन पर्व में किसका उल्लेख मिलता है, तो मैंने बताया था वन पर्व में उल्लेख मिलता है ऋषभ तीर्थ का। तो ये ऋषभ तीर्थ याद रखिएगा, ऋषभ तीर्थ, ये जो हम कह रहे हैं ये ऋषभ तीर्थ क्या है, गुंजी, जिसको प्राचीन समय में कहते थे, मतलब महाभारत समय में दमऊ दरहा कहते थे, याद रखिएगा। जिला कौन सा है, जिला है शक्ति। इतनी बातों को आपको याद रखना है, तब जाकर के आपका रामायण कालीन और महाभारत कालीन इतिहास जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप सभी का रामायण और महाभारत कालीन इतिहास से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूरा कंप्लीट होता है। आप सभी को मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा प्रयास अच्छा लगता है, हमारा मेहनत अच्छा लगता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सबसे पहले अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ठीक है। हमारे यहाँ एकदम न्यूनतम फीस पर CGPSC प्रीलिम्स, व्यापम, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, CG टेट, शिक्षक भर्ती, इन सभी की तैयारी आपको कराई जाती है। आप हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नया, है ना, मुकाम दे सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप दुर्ग के आसपास के हैं तो आप आकर के ऑफलाइन बाफना मंगलम दुर्ग में महाराजा चौक के पास, है ना, वाल्किंस बिल्डिंग में आकर के सामर्थ्य एकेडमी के साथ ऑफलाइन तैयारी भी चालू कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको पढ़ते रहना है, ध्यान देना है, और क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।